रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। ये दूसरे लेक्चर में, ये दूसरा अध्याय जो है दूसरे अध्याय का पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जो अम्ल, क्षार तथा लवण उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसकी डिफिनेशन कितने रासायनिज्ञों के हिसाब से दी गई, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो ये हमारा पहला वीडियो है अम्ल, क्षार तथा लवण का। तो शुरू करते हैं भाई एसिड से। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहली हेडिंग है हम लोगों की, वो है अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। तो नॉर्मली हम लोगों ने क्लास 8th तक ये चीज़ सीखा होगा कि जो अम्ल है तो वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये इसकी डिफिनेशन नहीं है, ये एक इसकी डिफिनेशन नहीं है कि इसका खट्टा होना अम्ल कहलाए। किसी चीज़ का खट्टा होना अम्ल नहीं कहलाता, वो उसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन अब हम लोग 10th लेवल पर आ गए हैं। तो 10th लेवल पर इसकी डिफिनेशन अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार या अलग अलग रासायनिज्ञों के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि जो अम्ल होता है उसकी डिफिनेशन किस प्रकार दी जाती है। सबसे पहली चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट ये चीज़ समझते हैं कि जो अम्ल है, जैसे सपोज करो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई लड़का है, उस लड़के में अगर पूछा जाए कि मान लीजिए जैसे कोई मोहित नाम का लड़का है, सपोज दैट अगर कोई मोहित है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि मोहित की डिफिनेशन क्या होगी, तो हम लोग यह कहेंगे कि आकर्षित करने वाला व्यक्ति मोहित कहलाता है। तो अब एक चीज़ ये देखो कि अब इसकी ये डिफिनेशन बनी। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए हम ये कहें तुमसे कि जो ये मोहित है तो मतलब सुबह इतने बजे उठता है, ये काम करता है, दिस इज़ नॉट डिफिनेशन, ये इसकी क्वालिटी है। तो हम क्वालिटी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि ये है क्या। अब देखिए, जो अम्ल है हमारे पास, तो हम लोगों ने कक्षा 8 तक ये चीज़ सीखी है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। कितना सभी को पता होगा। अब देखो, अब इसकी डिफिनेशन हम लोग कैसे सीखेंगे। सपोज करो अगर मान लीजिए किसी बीकर में, मान लीजिए एक बीकर में हम लोगों ने ऐसे एसिड भर के रख दिया और इस बीकर में मान लीजिए 3 बीकर हैं, तीनों बीकर में हमने अलग अलग चीज़ रख दी है। 3 बीकर हैं जिसको अलग अलग मान लेते हैं, ए बी सी। अब इस तीनों बीकर में अलग अलग चीज़ें रखी हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़, अम्ल का भी कलर जो होता है रंगहीन होता है अर्थात पानी जैसा होता है। क्षार का भी कलर रंगहीन होता है अर्थात पानी जैसा। साल्ट का भी कलर रंगहीन अर्थात पानी जैसा। तो पहली चीज़, हम लोग देखकर ये चीज़ नहीं बता सकते कि ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। एक चीज़ ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो और दूसरी चीज़, इसी को डिफाइंड करने के लिए अलग अलग किस प्रकार हम जानेंगे ये अम्ल है, क्षार है कि लवण है, इसी चीज़ की डिस्कस या जानकारी हम लोग इसी वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे कि किस टाइप से जान पाएंगे कि ये अम्ल है, स्वाद में कैसा होगा। या अब देखो, अम्ल जो होते हैं तो अम्ल भी 2 प्रकार से पढ़ते होंगे हम लोग। एक तो पहला अम्ल सांद्र, दूसरा तनु। जो सांद्र अम्ल होता है वो त्वचा जला देगा। तो पहली चीज़, हम त्वचा पे टच करके भी नहीं पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, या इसको चख कर भी नहीं बता सकते। अगर सपोज करो चख लेंगे तो त्वचा जल जाएगी, तो इससे खैर कोई मतलब नहीं। अब इसी वीडियो में हम लोग जब pH मान पढ़ेंगे तो pH मान में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अम्ल और क्षार या लवण को हम किस टाइप से पहचानेंगे, उसका pH मान कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें। तो खैर छोड़ो, अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को, अपने टॉपिक को, जो कि हमारा पहला टॉपिक है अम्ल। अब देखिए, अम्ल की डिफिनेशन जो है सबसे पहले आर्हीनियस ने बताई थी। सबसे पहले आर्हीनियस ने यह बताया, देखो आर्हीनियस का एक सिद्धांत आया था सबसे पहले, जिसको हम लोग कहते हैं आर्हीनियस का वियोजन सिद्धांत। आर्हीनियस का वियोजन सिद्धांत। तो ये नाम से भी अब पूछी जाती है आप लोगों से, पेपर में पूछ लेता है कि आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दीजिए। तो पहली चीज़ ये आपको समझा दें कि जो आर्हीनियस का वियोजन सिद्धांत था तो वो क्या था। आर्हीनियस ने यह बताया कि अगर कोई अम्ल है, क्षार है, लवण है, कुछ भी है, अगर उसको हम जल में अपघटन कराएंगे, अपघटन कराने का मतलब ये होता है कि जल में अगर घोला जाएगा तो वह अपने आयनों में टूट जाएगा। वियोजन का मतलब होता है डिसोसिएशन, अर्थात अपने आयनों में स्वतः टूटना। तो ये जो वियोजन होता है तो वह स्वतः अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा, और आयन जब वियोजित होगा तो 2 आयन होंगे, कॉमन सी बात है, एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। तो उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी विलेन का हम लोग डिसोसिएशन कराएं या वियोजन कराएं और उस विलेन में अगर हाइड्रोजन आयन आता है, H+ आयन आता है, तो उसे हम कहेंगे अम्ल। आई होप क्लियर हो गई होगी परिभाषा। तो परिभाषा एक बार आर्हीनियस के अनुसार बताते हैं। आर्हीनियस ने क्या कहा, आर्हीनियस ने यह बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जल में वियोजन कराने पर हाइड्रोजन आयन आए।
जिसका जल में वियोजन कराने पर क्या है, हाइड्रोजन आयन आए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो परिभाषा समझ में आ गई कि अम्ल वह पदार्थ है किसके अनुसार, आर्हेनियस का वियोजन सिद्धांत के अनुसार। तो नाम से अगर पूछ ले आप लोगों से कि आर्हेनियस का जो सिद्धांत है उसके अनुसार आप लोग अम्ल की परिभाषा बताइए, तो हम लोग क्या बताएंगे, अम्ल वह पदार्थ है जिसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है या पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्लियर हो गई परिभाषा। अब जैसे अम्ल का उदाहरण बताएं तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, HCl जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरी चीज़ होती HNO3 जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। और जो तीसरी होती है वो होता है H2SO4 जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको हम लोग तेजाब के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग तेजाब के नाम से भी जानते हैं। इसको चाहे तेजाब कह दो और इसको चाहे सोरे का अम्ल भी कहते हैं, ये सोरे का अम्ल नहीं, ठीक है। अब देखो HCl, HNO3, H2SO4 ये हमारे 3 अम्ल हो गए। ये तीनों अम्ल जो हैं वो प्रबल अम्ल हैं। वो क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं, वो तीनों प्रबल अम्ल हैं। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी अम्ल दिखे, इन तीनों अम्लों के अलावा अगर कोई अम्ल दिख रहा है तो वो शेष अम्ल जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। अब देखो आर्हेनियस के वियोजन सिद्धांत के अनुसार हमें परिभाषा पता चली, लेकिन ये चीज़ नहीं पता चला कि हम जान कैसे पाएंगे कि इसमें हाइड्रोजन आयन कैसे पाया जाता है या किस टाइप से पाया जाता है। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखना, तीनों उदाहरण याद रखना, तीनों उदाहरण जो है वो प्रबल अम्ल के हैं और शेष जितने भी उदाहरण होंगे सब दुर्बल अम्ल के होंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार जानेंगे कि ये अम्ल है। जैसे HCl मान लीजिए लिख लिया गया, इसका डिसोसिएशन कराएंगे, जब तोड़ेंगे तो ये टूटेगा H+ और Cl-। तो यहाँ ध्यान दीजिए जो हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति है, ये हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति इस पदार्थ को अम्ल होने की घोषणा करता है या ये बताता है कि यह अम्ल है। ध्यान देना ये चीज़ कि जिस विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ये परिभाषा किसके अनुसार थी, आर्हेनियस के अनुसार। इसके बाद अम्ल की परिभाषा जो है ब्रांस्टन-लोरी ने एक बताई थी, ब्रांस्टन-लोरी जो है उन्होंने बताया कि एकदम क्लियर समझ लीजिए ये चीज़, ब्रांस्टन-लोरी की परिभाषा अगर नहीं समझ में आती, इसमें हाइड्रोजन आयन है तो प्लस आयन है, तो कॉमन सी बात है, ये सभी को पता है, किसी भी परमाणु या परमाणु समूह का धनायन होना उस परमाणु या परमाणु समूह में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कमी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इसका मतलब एकदम क्लियर बात, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को हो चाहे प्रोटॉन को हो, बात एक ही है यहाँ इस टॉपिक पर। तो ब्रांस्टन-लोरी ने क्या बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ध्यान रखना, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांस्टन-लोरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो दोनों की परिभाषा एक बार मौखिक रूप से बोलते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, वीडियो को केवल देखने से नहीं समझ में आएगा कुछ, कॉपी किताब नोट्स लेकर बैठिए, जो बोलें वो लिख लिया करो, समझ में ना आए वीडियो पॉज कर दो, इसके बाद आराम से देखिए। जैसे मान लीजिए आर्हेनियस के अनुसार हम लोगों ने डिफिनेशन एक बार डिस्कस करते हैं फिर से। आर्हेनियस के अनुसार जो वियोजन का सिद्धांत होता है उसके अनुसार अम्ल की परिभाषा है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, अम्ल कहलाता है। ये उदाहरण लिख देंगे और वो जो 3 उदाहरण प्रबल अम्ल के बताए थे वो लिख देंगे। इसके बाद जो ब्रांस्टन-लोरी की है, तो ब्रांस्टन-लोरी के हिसाब से इसकी परिभाषा होती है कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहलाएंगे, उसे हम लोग कहेंगे अम्ल। ये है ब्रांस्टन-लोरी के हिसाब से परिभाषा। इसके बाद देखो, अब जैसे हम इस टॉपिक किस टाइप से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो एक टॉपिक उठाएंगे, इस टॉपिक की पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। अब जैसे अम्ल हो गया, इसकी डिफिनेशन भी हो गई। प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रबल अम्ल वह अम्ल होता है जो बड़ी आसानी से अपने आयनों में टूट जाए। प्रबल अम्ल बड़ी आसानी से अपने आयनों में टूट जाता है। प्रबल अम्ल केवल 3 हैं, क्या बताया था, एक HCl, HNO3 और H2SO4। शेष जितने अम्ल होंगे सब दुर्बल अम्ल होंगे। ब्रांस्टन-लोरी के हिसाब से इसकी परिभाषा हो गई। तो ये हो गई हमारी परिभाषा की बात। अब हम इसकी बात करते हैं इसके गुण की। जैसा कि अभी हम वीडियो शुरू होने से पहले हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था कि हम लोग इसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी नहीं करेंगे,
केवल डिफिनेशन पढ़ेंगे। अब हम लोग इसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी करते हैं। देखो, अम्ल हो गया, इसकी डिफिनेशन होगी। तो अम्ल का जो पहला गुण है वो है हमारा भौतिक गुण। वो क्या है? भौतिक गुण। भौतिक गुण के पॉइंट याद रखना। सबसे पहला पॉइंट, सभी को पता है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, अम्ल क्या करता है भाई? जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देगा? लाल कर देगा। ये याद रखना, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये इसकी गुण है। तीसरी चीज, ये सभी को पता है, अगर अम्ल को हम लोग जल में घोलें तो घुल जाएगा। अब देखो, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो रसायन विज्ञान में कॉमन सी बात है कि अच्छी लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये विलेय होता है किसमें? जल में। तो इसके 3 गुण हो गए। चौथी चीज क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि त्वचा को जला देता है। ये चौथा पॉइंट हो जाएगा कि जो अम्ल होते हैं वो त्वचा को जला देते हैं। त्वचा को जला देते हैं। ये 4 पॉइंट याद रखना बस। देखो फिर से समझते हैं। अम्ल की परिभाषा हम लोगों ने आर्हीनियस के अनुसार ब्रांस्टेलोरी के हिसाब से पढ़ ली। इसके बाद भौतिक गुण इसके क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, और यह जल में पूर्णतः विलेय होते हैं। पूर्णतः विलेय का मतलब होता है कि ये जल में जबरदस्त घुल जाते हैं। और चौथा पॉइंट है, ये त्वचा को जला देते हैं, तो फफोले डाल देंगे। फफोले डालने का मतलब ये होता है कि अगर अम्ल को हम लोग बॉडी से टच करेंगे तो त्वचा जल जाएगी, फफोले पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। तो ये हो गए हमारी भौतिक गुण। इसके बाद जो है अगला टॉपिक है वो है रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण, ये चीज़ याद रखना, पेपर में कभी कभी बड़े नंबर के क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि अम्ल की परिभाषा लिखिए किसी भी टाइप से, जो तुम्हें आती है वो लिखिए। अगर बाय द वे नाम भी पूछ लेता तो नाम दोनों पता है आप लोगों को कि ब्रांस्टेलोरी के हिसाब से या आर्हीनियस के अनुसार कैसे बनती है। बड़ा क्वेश्चन 7 नंबर का ऐसे बनेगा कि अम्ल क्या है, उसकी परिभाषा लिखिए, तथा भौतिक गुण व रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। चारों, देखो 4 चीज आपसे पूछेगा। पहली परिभाषा, दूसरी भौतिक गुण, तीसरी रासायनिक गुण और चौथा उपयोग। ये 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हम पूरे बड़े क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पहले अम्ल की डिफिनेशन, भौतिक गुण हो गई। अब इसके बाद जो नया टॉपिक है वो है रासायनिक गुण। एक चीज ध्यान रखना, भौतिक गुण और रासायनिक गुण में अंतर क्या होता है ये समझने के लिए है, एक्चुअल लिखने के लिए नहीं आता। भौतिक गुण का मतलब होता है कि किसी चीज़ को देखकर उसका गुण बताना। जैसे अम्ल को हम देखकर बता सकते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, कैसा बना है, रंगहीन होता है। ये पॉइंट एक लिख सकते हैं 5वां कि जो अम्ल होता है वो रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब इसका कोई कलर नहीं अर्थात जल जैसा होता है, ये देखकर क्वालिटी लिख सकते हैं। और जो प्रोसेस के माध्यम से होती हैं इसकी गुण होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में भी 4 पॉइंट याद रखना, 4-5 जो भी अच्छे से बन सकें, जितना अच्छे से लर्न कर सको। और ये नोट्स बनाते रहेंगे साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रासायनिक गुण है हमारे पास, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें याद रखना सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें अभिक्रिया लिखना आती है, अभिक्रिया लिखना अगर आता है तो हम लोग इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं, और अगर अभिक्रिया लिखना नहीं आता है तो हम लोग लैंग्वेज इसकी नहीं लिख पाएंगे। तो पहला पॉइंट है आपका वियोजन। पहला पॉइंट क्या है? वियोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसोसिएशन। तो अब हम क्या कहेंगे वियोजन में? वियोजन में बताएंगे कि अम्ल वह पदार्थ है, परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जल में वियोजन कराने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। तो तुरंत कोई भी अम्ल ले लीजिए, HCl ले लीजिए, इसका वियोजन दिखा दीजिए, तो H++Cl- लैंग्वेज लिख देना। क्या लिखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन तथा क्लोराइड आयन बनता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है, या वियोजन बन गया हमारा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो है, अब देखो एक चीज, अम्ल जो होता है वो किसके किसके साथ क्रिया करेगा। तो सबसे पहली चीज, अम्ल तो ये हो गया किसे? वियोजन। दूसरी चीज क्षार से क्रिया, क्षार से क्रिया। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे रिएक्शन फ्रॉम बेस, बेस के साथ अब क्रिया कराएंगे। तो देखो कैसे, अम्ल है, कोई भी अम्ल ले लीजिए HCl, क्षार के साथ अब क्रिया करा दीजिए, तो देखो बनेगा क्या। पहले समझ लीजिए ये चीज़, अगर ये चीज़ सभी को पता है कि अगर प्लस कोई प्लस आवेश है आपके पास और दूसरा आवेश कहीं से माइनस आके इसके साथ एडजस्ट हो जाता है, प्लस आवेश माइनस के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो कॉमन सी बात सबको पता है, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे अर्थात कट जाएंगे। सेम ऐसी प्रॉब्लम है, जो अम्ल है तो सभी को पता है कि जो अम्ल है वो पॉजिटिव होगा और NaOH जो है वो नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को निरस्त करेंगे। निरस्त करने के पश्चात बनाएंगे क्या, वो देखना है आप लोगों को। देखो
तो इसमें क्षार से क्रिया लिखाएंगे तो कैसे लिखेंगे कि अम्ल की क्रिया, ऐसे लैंग्वेज लिखेंगे, अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराने पर लवण और जल बनता है। तो देखो ये तुम्हारा जल निकल जाएगा इतना, देखो OH मिलके बना लेगा H2O प्लस NaCl बच गया, तो इधर लिख लिया NaCl। ये होता है हमारा लवण और ये होता है हमारा जल। तो अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज पहले लिखेंगे, इसके बाद अब क्रिया लिखेंगे। क्षार के साथ अपक्रिया में कैसे लैंग्वेज लिखेंगे, लिखेंगे अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराने पर लवण तथा जल बनता है। और यह अपक्रिया जो ये अपक्रिया होती है, यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया एवं उनके प्रकार पाठ में हम लोगों ने उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में डिस्कस किया था और उसके बारे में भी पढ़ा था। तो क्षार से अपक्रिया होगी, क्लियर हो गया है। दूसरा पॉइंट एक बार फिर से बता देते हैं। दूसरा पॉइंट, किसी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराने पर लवण और जल बनता है, यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि धातु कार्बोनेट क्या होता है। देखिए धातु कार्बोनेट का मतलब होता है कि कोई एक धातु, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। धातु कोई भी हो सकती है धातु। अच्छा एक चीज़ ये पहले समझ लीजिए कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि धातु होती है कि नहीं। इसके बारे में हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है कि अधातु है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत समझाएंगे। पहले ऐसी नॉर्मली समझ लीजिए। देखो जो धातु कार्बोनेट हो, कोई भी धातु लीजिए, धातु आपके पास बहुत होती हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, जिंक, सारी धातुएं हैं। अब कोई भी एक धातु ले लीजिए, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखो ये धातु हो गई, ये कार्बोनेट हो गया। किसके साथ अब क्रिया करानी है, अम्ल के साथ। अम्ल कोई भी, अभी तक हम HCl अम्ल लेते थे, अब हम H2SO4 ले लें, H2SO4 ले लेंगे। अब देखो ध्यान दीजिए कि धातु कार्बोनेट के साथ अगर कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो सबसे पहली चीज बनेगा तुम्हारा, देखो क्या, मैग्नीशियम जो है सल्फेट को विस्थापित कर देगा तो बना लेगा MgSO4 प्लस। अब देखो इधर बनेगा क्या बचा, H2CO3, तो इधर लिख लीजिए H2CO3। इसको हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल। अब अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कार्बोनिक अम्ल कहाँ से बना, ये अपक्रिया नॉर्मल होगी। इस अपक्रिया को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो इसी अपक्रिया को कैसे लिखेंगे, ये तुम्हारा कॉमन रहेगा, ये बन जाएगा MgSO4 और जो H2CO3 है इसको चेंज कर दिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये भी तुम्हारी रासायनिक अपक्रिया सही, दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराएं, देखो जो H2CO3 है ये अगर टूटेगा तो कहाँ बनेगा, H2O प्लस CO2 में। देखो जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों अपक्रिया लिख सकते हैं, कोई एक अपक्रिया लिखने की जरूरत नहीं, दोनों भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, इसमें लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके धातु सल्फेट और कार्बोनिक अम्ल बनाता है। याद रहेगा फिर से, धातु कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके धातु सल्फेट और कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। ये हम लोग लिख देंगे अपक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चौथे गुण की। चौथा गुण क्या होता है इसका, चौथा गुण इसका क्या होगा, चौथा गुण इसका होगा धातु सल्फेट के साथ अपक्रिया। धातु सल्फेट के साथ अपक्रिया बिल्कुल एकदम सेम अपक्रिया वैसी है जैसे पहले हमने किया था। धातु सल्फेट, तो धातु कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए हम Fe ले लेते हैं, सल्फेट तो SO4 हो जाएगा। अम्ल के साथ क्रिया करना है तो कॉमन सी बात HCl ले लीजिए, अभी तक H2SO4 लिया। आप देखो क्या बनाएगा, आयरन क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो इधर बना लेगा FeCl2 प्लस, इधर बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और इधर बना लेगा जल। अब देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे इसकी लैंग्वेज लिखेंगे कि अम्ल धातु सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल धातु सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके फेरिक क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है। इसको हम लोग कहते हैं फेरस क्लोराइड, इसको कहेंगे फेरस क्लोराइड। और ये क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारी हो गई सल्फर डाइऑक्साइड और ये हमारा जल हो गया। तो बन गए। अब एक चीज़ ध्यान रखना,
जो अम्ल के रासायनिक गुण हैं बन तो बहुत सकते हैं, 5, 10, 6 जो भी हैं, तो अच्छे से हमें 4 याद रहेंगे। 4 हम भौतिक गुण बना लेंगे, 4 रासायनिक गुण बना लेंगे। और इसके उपयोग, अम्ल का उपयोग देखो कहाँ करते हैं, ये पॉइंट क्लियर होगा। लैंग्वेज एक बार फिर से बताते हैं कि धातु सल्फेट कैसे लिखेंगे। धातु सल्फेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके फेरस क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है, ये अभिक्रिया लिख देंगे। अब देखिए उपयोग इसका कहाँ करते हैं, एसिड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहली चीज़, अम्ल का उपयोग आप लोग कहाँ करते हैं, बैटरी में, पहली चीज तेजाब के रूप में एक। और दूसरा, अम्ल का उपयोग हम लोग और कहाँ पास करते हैं, अम्ल का उपयोग हम लोग यहाँ से लिख लो, फेरस क्लोराइड बनाने में किया जाता है, ठीक है। और अम्ल के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे मान लीजिए अम्ल का उपयोग बताएं जैसे, तो पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें। अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। देखो याद रखना, अम्ल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक बोले तो रिएजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, अम्ल का उपयोग और कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हो ही गया। दूसरा, अम्ल का उपयोग हम लोग करते हैं निर्जलीकरण के रूप में, निर्जलीकरण के रूप में। और तीसरी चीज, अम्ल का उपयोग अभी बताया था किसमें, बैटरी में। और चौथा, अम्ल का उपयोग और किस में करते हैं, प्रयोगशाला का अभिकर्मक के रूप में हो ही गया, बैटरी के रूप में हो ही गया। और 1-2 पॉइंट ऐसे नॉर्मली हम लोगों ने बुक से भी पढ़ सकते हैं। और ये 3 पॉइंट याद रखना बस, छोटे छोटे पॉइंट। पहला, अभिकर्मक के रूप में, निर्जलीकरण के रूप में, बैटरी के रूप में। और बहुत सारे, अब हाई लेवल पर अगर जाओगे, इंटर लेवल पर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ग्रिगार्ड डिएजेंट में भी इसका यूज किया जाता है, इथरीकरण में इसका यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को नहीं डिस्कस करनी, केवल 3 चीज़ याद रखना। तो ये तुम्हारा जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक अम्ल, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अम्ल का डिफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ ली, किसके हिसाब से, वियोजन के हिसाब से, ब्रांस्टन-लोरी के हिसाब से। और इसके भौतिक गुण पढ़ लिए और रासायनिक गुण और इसके उपयोग। अब अगले वीडियो में लेक्चर दूसरा जो होगा, उस लेक्चर दूसरे में हम लोग क्षार के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।